तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मेरे भाई काफ़ी दिनों के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ आपके सामने, ठीक है। और अभी मेरा मन था आने का, तो मैं कहा चलो बात कर लेते हैं, बात के साथ कुछ क्वेश्चन है उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो जो मैं करीब 25 प्रश्न कराऊंगा यहाँ पे आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये जो है प्रीवियस ईयर में दिल्ली पुलिस के लिए पूछे गए हैं। ये हालांकि एज अ 50 के 50 मैंने नहीं उठाए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इतना लंबा मुझे नहीं लेके जाना। ये सिर्फ 25 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, तो देख लेना बस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। ऐसा कौन सा अधिकार दिया हुआ है जो 21A से संबंधित है। तो आपको ये तो पता होगा मेरे भाई कि देखो, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, शिक्षा का अधिकार, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर समानता का अधिकार, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखो स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 में है, आर्टिकल 19 में है, जिसके बारे में आपको बखूबी पता है कि बात करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी भीड़ इकट्ठा करने की स्वतंत्रता है, जो कि भीड़ हम कैसे कर सकते हैं, बिना हथियारों के, ठीक है। ये स्वतंत्रता जो दिया हुआ है आर्टिकल में, वो आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मेरे भाई वो है आर्टिकल अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। समानता का अधिकार जो है आपका, समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, ठीक है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आपका समानता का अधिकार है। तो ये जो 21A जो दिया हुआ है आपका, आर्टिकल 20A जो है आपका, ये है आपका ये वाला जवाब। शिक्षा का अधिकार जो है आपका, ये कब कैसे जुड़ा है ये भाई मेरे भाई, 86वें संविधान संशोधन 2002 में जुड़ा गया, जिससे 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, 6 से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। इसमें आर्टिकल 20A, ठीक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 से 28 में। अब आर्टिकल 25 में क्या है, आर्टिकल 25 में आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे कि आर्टिकल 25 में जो है आपका किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। ये नहीं है कि आप हिंदू धर्म को ही मानोगे, हिंदुस्तान में रह रहे हो, तो ये नहीं है कि आप मुस्लिम धर्म को ही मानोगे, ये नहीं है कि आप किसी भी धर्म को, एक धर्म के लिए आपको बाध्यकारी बनाया जाए कि आप इसी धर्म को मानना ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप जो है इसके अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हो। ये कौन सा क्या बोल रहा है मेरे भाई, आर्टिकल 25 ये बोलता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, ठीक है। अब आर्टिकल 26 जो है, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28। अब आर्टिकल 28 जो है, आर्टिकल 28 बोलता है मेरे भाई कि कहीं भी आपको जो शिक्षण संस्थान है, जो शिक्षण संस्थान है, उसमें जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये नहीं है किसी एक ही, मान के चलो कोई सरकारी स्कूल है, तो उसमें ये नहीं है कि अब सरकार के अंडर कोई चीज़ है तो उसे सिर्फ एक धर्म के बारे में ही ज्ञाता बनाया जाए कि नहीं तुम इसी धर्म को मानो, या बच्चों को उसी धर्म से संबंधित किताबें, बुक्स जो भी है पढ़ाई जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इससे ये यहाँ पे ये रोक लगाता है। आर्टिकल 27 जो है टैक्स फ्री का मतलब ये है कि धार्मिक जितने भी आप मंदिर मस्जिद जो भी आप देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें धर्म के नाम पे चलती है, वो टैक्स फ्री हैं, ठीक है। 27 में आर्टिकल यहाँ पे आर्टिकल 26 देखेंगे। आर्टिकल 26 जो है धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की सुरक्षित व्यवस्था जो है, वो आर्टिकल 26 के अनुसार हम करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे मेरे भाई, अभी हो गया आर्टिकल, यहाँ से समानता का अधिकार जो है, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। आर्टिकल 14 में क्या है करेंगे, आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 जो है आपका, आर्टिकल 14 जो है विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, और विधि के समक्ष क्या है, विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समक्ष संरक्षण, ठीक है। ये जो विधि के समक्ष क्षमता, समान विधि के समक्ष समता जो है, समान जो समता है, ये आपका ब्रिटेन से लिया हुआ है, ब्रिटेन से, ठीक है। और ये जो विधि के समक्ष समानता है, जो आपकी विधि के समक्ष समानता है, ये जो है ये आपका यूएसए से लिया हुआ है, ठीक है। कहाँ से लिया हुआ है, यूएसए से है, ठीक है, यूएसए से।
आर्टिकल 20 ये 14 हो गया। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल धर्म जाति लिंग के इनके आधार पर कहीं भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 लोक नियोजन की व्यवस्था जो है, लोक नियोजन समझते हो, जैसे सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर दिया जाएगा। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत है। और आर्टिकल 18 क्या है? उपाधियों का अंत है। ठीक है। आर्टिकल देखो, आर्टिकल 15 धर्म जाति लिंग और वंश इनके आधार पर कहीं भी विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 16 जो है लोक नियोजन में समान अवसर। ठीक है। लोक नियोजन में समान अवसर, ये आर्टिकल 16 बोलता है। यहाँ पे मैं कोई प्रश्न नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब कौन कौन से प्रश्न बने वो भी मैं दिखाऊंगा अलग से एक्स्ट्रा। आर्टिकल 17 आपको पता है अस्पृश्यता का अंत है। और आर्टिकल 18 जो है मेरे भाई, आर्टिकल 18 आपका उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 18 क्या है? उपाधियों का अंत है। ठीक है। वेरी गुड। अब देखेंगे आगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई, यहाँ पे आपका नेक्स्ट बोल रहा है ये देखो कि विश्व, चलो एक बार प्रश्न देख लो। विश्व, ये यहाँ से है, ये देखो यहाँ से शुरू है। ये है मिकी हार्ट के एल्बम प्लेनेट ड्रम में घटम मतलब घटम और मोर्सिंग वादक की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? ठीक, क्या? घटम। ये वादक, ये कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो वाद्य यंत्र से जो है, वादक और वाद्य यंत्र से जो प्रश्न बना है वो यहाँ से प्रश्न बनाया गया है इसमें। ठीक है। तो अब इसमें क्या है? अब इसके ऑप्शन देखो। ठीक है। अब देखो फड़ी नारायण, एस बल्लेश, डॉक्टर रामचंद्र मूर्ति और टी.एच. विनायक राम। अब आपने यहाँ पे पढ़ा होगा घटम से संबंधित यहाँ पे टी.एच. विनायक राम है। क्या है? टी.एच. विनायक राम। तो इसका जवाब तो हो गया मेरे ये टी.एच. विनायक राम मतलब ये। अब जो अन्य जो और हैं ये किस किस से संबंधित है मैं आपको यहाँ पे एक बार यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये फड़ी नारायण जो है आपके, ये सारंगी से संबंधित है। ये जो है सारंगी से संबंधित है, सारंगी से। फड़ी नारायण का मतलब क्या है? इनका अन्य नाम क्या है? पंडित राम नारायण, इनका नाम है पंडित राम नारायण। और पंडित राम नारायण की जो इन्हीं की एक लड़की है, इन्हीं की एक पुत्री है जिसका नाम है अरुणा नारायण, और अरुणा नारायण जो है अरुणा नारायण। ठीक है। दिखाई दे रहा हो आपको? ये देख लो। अरुणा नारायण जो है एकमात्र महिला सारंगी वादक है। एकमात्र महिला क्या? अरुणा नारायण जो है एकमात्र महिला सारंगी वादक है। एस बल्लेश साहब जो है आपके शहनाई से संबंधित है। एस बल्लेश साहब आपके शहनाई से संबंधित है। कैसे? शहनाई से संबंधित है। ठीक है। एस बल्लेश साहब जो है आपके शहनाई से संबंधित है। ठीक है। और डॉक्टर रामचंद्र मूर्ति जो है आपकी, वो है आपकी बांसुरी से संबंधित। कैसे? बांसुरी से संबंधित। अब मेरे भाई आप इन्हें याद कैसे करोगे? तो याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो, फड़ी नारायण ये कोई विशेष कला नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। फड़ी नारायण का मतलब है मेरे भाई यहाँ पे, फड़ी नारायण मतलब फण कौन मारता है मेरे भाई? सांप। और सांप को ही सारंग बोलते हैं। आपको पता होगा सांप को ही हम सारंग बोलते हैं। सांप को ही हम क्या बोलते हैं? सारंग बोलते हैं। ठीक है। तो फड़ी नारायण जो है, फड़ी नारायण ये सारंग मतलब सांप मतलब सारंग। ठीक है। और एस बल्लेश मेरे भाई मान के चलो, एक छोटी सी वो बता रहा हूँ, आप इसे वो मत लेना, याद करने का तरीका है। बल्ले बल्ले कब होती है किसी इंसान की? या तो किसी कोई पार्टी अरेंज करता है या उसकी खुद की शादी होती है, शादी में शहनाई बजती है, तभी तो बल्ले बल्ले होती है। मान के लो बल्ले बल्ले लाइक डांस करना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, बल्ले बल्ले का मतलब होता है एक ऐसी महफिल में जाना जहाँ पे शहनाई बज रही हो। ठीक है। तो एस बल्लेश का मतलब होगा शहनाई से मेरे भाई। ठीक है। डॉक्टर रामचंद्र मूर्ति बांसुरी से संबंधित है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं बता रहा हूँ। मान चलो एक मूर्तिकारक था, वो मूर्ति बना रहा था। तो उसने क्या किया, रामचंद्र की मूर्ति बनाते बनाते उसे, वो कृष्ण प्रेमी बहुत ज़्यादा था, तो उसने ना श्री रामचंद्र जी के हाथ में ऐसे बांसुरी पकड़ा दी। तो जैसे देखने वालों ने बताया कि ये तुमने क्या कर दिया, श्री रामचंद्र की मूर्ति पे ही आपने इसे बांसुरी रख के कृष्ण भगवान की तरफ लेके जा रहे हो, तो ऐसा मत करो। तो ये जो है आपको याद करने के बारे में बता दूं, डॉक्टर रामचंद्र मूर्ति जो है बांसुरी से संबंधित है और
टी एच विनायक राम घटम से संबंधित है। ये आपको पता होना चाहिए कि टी एच विनायक राम काय से संबंधित है, घटम से संबंधित है। ठीक है, तो आपको साथ के साथ शायद कुछ समझ में भी आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपके लिए। यहाँ ये रहा कि बाजार मूल्य, ये यहाँ से प्रश्न भी आ गया, और ये है बाजार मूल्य पर जीएनपी, बाजार मूल्य पर जीएनपी इस प्रकार मापा जाता है। अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि अभी यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको कि जीएनपी देखो, बाजार मूल्य पर जीएनपी इस प्रकार मापा जाता है। अब जीएनपी क्या होता है? जीएनपी, अब जीएनपी के बारे में एक छोटा सा यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ मैं यहाँ पे कि क्या होता है जीएनपी और किस तरीके से। देखो, एक तो होती है आपकी जीडीपी, आपको भली भांति पता होगा जीडीपी। ठीक है, जीडीपी होती है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। मतलब जीडीपी का मतलब होता है कि पूरे देश की इनकम, पूरे देश की इनकम कितनी है। मतलब मान के चलो मान के चलो एक साल में हमारे देश ने 20 पेन बनाए और एक की कीमत है 5 रुपये, तो हमारे देश की टोटल जीडीपी कितनी होगी? 20×5 = 100, इतनी जीडीपी होगी। जीडीपी मतलब होता है, जो मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, ये अब जीडीपी के बाद होता है एनडीपी। अब मेरे भाई आप कहोगे भैया एनडीपी क्या होती है? एनडीपी क्या होती है? तो एनडीपी के मैं बारे में बता दूं। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक, ठीक है, नेट डोमेस्टिक और प्रोडक्ट। ठीक है, नेट डोमेस्टिक और प्रोडक्ट मतलब होता है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। एनडीपी मतलब होता है, एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद। मतलब जीडीपी में से आप डेप्रिसिएशन घटा दो। डेप्रिसिएशन मतलब मूल्य जितने की कमी होगी किसी भी चीज़ में, उसे आप घटा दोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी। क्या? डेप्रिसिएशन आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो जीएनपी जो होती है, जीएनपी जो मेरे भाई होती है वो होती है, देखो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पी फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, जीएनपी जो होती है मेरे भाई, जीएनपी बराबर होता है देश की इनकम, मतलब पूरे देश की इनकम माइनस कर देंगे वो लोग जो हमारे देश से पैसा कमा रहे हैं वो। तो जो राष्ट्र की जो इनकम है वही जीएनपी होती है। मतलब मेरा कहने का मतलब होता है कि जीडीपी में हम अपने राष्ट्र की जो फॉरेन इनकम है, जो विदेश से जो लोग पैसा कमा रहे हैं, वो हम उसमें ऐड कर देंगे, वही जीएनपी होगा। तो इसमें आप देखो, बाजार मूल्य पर जीडीपी, ये तो होगा नहीं भाई मेरे भाई। बाजार मूल्य पर जीएनपी प्लस सब्सिडी, इसका तो कोई बात ही नहीं है। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, मतलब जीडीपी में आप ये जोड़ दोगे। क्या? जीडीपी में आप जोड़ दोगे शुद्ध कारक आय। मतलब जीडीपी में आप विदेश की जो इनकम है, एक्चुअली जो हमारे देश के लोगों की इनकम है, वो आप जोड़ दोगे, वही जीडीपी में, वही जीएनपी होगा। तो जीएनपी के बारे में वही तो पूछा है, तो वही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न ये कह रहा है, ये रहा अगला प्रश्न। बोल रहा है आपका कि भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ था? भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ था आपका 1927 में, 1927 में। और इसके अध्यक्ष साहब जो थे वो थे JRD टाटा साहब, JRD टाटा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ पे, वो ये है कि ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? वो 23 जून को आपका ओलंपिक डे मनाया जाता है। ठीक है, 23 जून को आपका ओलंपिक डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये रहा कि निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता? निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता? तो मौलिक कर्तव्यों को देखो भाई, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये तो आपका मौलिक कर्तव्यों के मैं बारे में बात करूं। पहले तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों के मैं बारे में बात करूं तो मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट जो है आपके भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ठीक है,
आर्टिकल 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं आपके। तो अब कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये तो नहीं है भाई, 12 से ये तो नहीं है, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्षों को प्रेरित करने वाले मान आदर्शों को संजो कर रखना और उनका पालन करना, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट है हमारा कि कहीं भी अगर कहीं भी किसी दूसरे से युद्ध चल रहा है, दूसरे किसी देश से, तो ये नहीं है, हमें अपने देश का मतलब हमें अपने देश के लिए ही सारे अच्छे निर्णय लेने हैं और उसका ही साथ देना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्षों को प्रेरित करने के लिए करने वाले मान आदर्शों को संजो कर रखना और उनका पालन करना, ये भी है। समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसे संरक्षित रखना, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन जीविका अब देखो, अब इसमें एक बात और कह दी, अब इसमें एक बात कौन सी कह दी, अब ये और देख लो एक बार, इसमें ये वाली गलत, इसमें गलत बात कहती है कि जीविका योग्य वेतन सुनिश्चित करने के लिए। ये हमारा फंडामेंटल राइट है ही नहीं है, ये तो डीपीएसपी में आ गया ना भाई, ये हमारा मूल कर्तव्य है। डीपीएस राज्य के नीति निर्देश तत्व है, सॉरी, ये हमारा डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देश तत्व है। और ये जो है आपके बारे में बता दूं, आर्टिकल 43 की कहानी है। आर्टिकल क्या की कहानी है? आर्टिकल 43 में कहा गया है कि जो मजदूर हैं, मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी मिलनी चाहिए, यानी कि जीविका योग्य वेतन सुरक्षित करने के लिए जीविका योग्य, कम से कम किसी मजदूर को इतना तो वेतन मिलना चाहिए ताकि वो अपना डेली का यापन कर सके, समझे? तो ये आर्टिकल 43 में डीपीएसपी है आपके, ठीक है, ये डीपीएसपी है ना कि ये फंडामेंटल राइट है। और ये देखो अगला प्रश्न है आपका, उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? तो द इनहेरिटेंस जो है आपका किरण देसाई का है। किसका है? किरण देसाई का, ठीक है। अब अरविंद अडिगा के बारे में बात करेंगे। अरविंद अडिगा की कोई चर्चित पुस्तक बताओ मुझे, अरविंद अडिगा की कोई चर्चित पुस्तक बता दो आप मुझे, ठीक है। तो अरविंद के बारे में बात करूंगा, अरविंद अडिगा के बारे में बात करूंगा। इनकी एक तो पुस्तक है बहुत, एमनेस्टी, जो पूछी जाती है, और एक पूछी गई है वो भी मैं बताऊंगा। एमनेस्टी पूछी गई है, द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर ये भी इन्हीं की है, द वाइट टाइगर ये भी इनकी है। और सिलेक्शन डेज भी इन्हीं की है, सिलेक्शन डेज भी इन्हीं की है, ठीक है। और देखो अब बात करेंगे अरविंद अडिगा की, हमारे हमने बता दिए। अनीता देसाई के बारे में बता दूं, अनीता देसाई के बारे में मैं बात करूं तो अनीता देसाई की एक किताब है इन कस्टडी, ये अनीता देसाई की है, अनीता देसाई की, ठीक है, अनीता देसाई। और एक इनकी फास्टिंग फीस्टिंग, ये तो पूछी गई है दिल्ली प्रेस में, फास्टिंग फीस्टिंग, ये तो मेरे भाई, ये तो मैं यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अनीता देसाई के बारे में, ये तो ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ये पूछी भी गई है कि फास्टिंग फीस्टिंग किसकी है, तो अनीता देसाई की है, ठीक है, अनीता देसाई की है। और एक और है, एक और अनीता देसाई की, ठीक है, क्लियर लाइट ऑफ डे, ये भी अनीता देसाई की है, ठीक है। अब अनीस सलीम की चलो कोई एक किताब बता दो। अनीस सलीम की एक किताब है द विक्स मैंगो ट्री, और एक वो है वैनिटी बैग, ये भी इन्हीं की है। पहला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे, सभी के बारे में बता दिया। ये अगला कह रहा है किस राज्य का मुख्यमंत्री उस क्षेत्रीय परिषद में अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के रूप में कार्य करेगा? तो वे एक उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा मेरे भाई, उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अगला प्रश्न देखेंगे मुंबई शहर में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया निम्न में से किस वास्तुकला शैली में बनाया गया था? तो ये कब बनाया गया था और किसकी यादगार में बनाया गया था? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ये भारत अरबी वास्तुकला के रूप में बनाया गया था। अब ये बना कैसे? ये जो है अब ये बनाया गया था आपका, ये बनाया गया था मेरे भाई, ये बनाया गया था कि किंग जॉर्ज पंचम, दिखेगा नहीं, ये बनाया गया था कि
1911 में किंग जॉर्ज पंचम प्लस क्वीन मैरी की भारत यात्रा के दौरान सन 1911 में इसे बनाया गया था, ठीक है, जो कि बनकर तैयार हुआ था 1924 में, जो कि बनकर तैयार हुआ था किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की याद में जो भारत आए थे वो, ठीक है, भारत आए थे, उन्हीं की यादगार में इसे उसी के विशेष उपलक्ष्य में इसे बनाया गया था। और ये 1911 में बनना स्टार्ट हुआ था। 1911 में उन्होंने यहाँ पे आए थे वो, और इसका जो समापन हुआ था वो 1924 में समापन हुआ था। इसका 1924 में समापन हुआ था, ठीक है। अब देखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के परिणाम स्वरूप भारत सरकार का अधिनियम क्या है। आपने देखा होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, आपने जहाँ भी देखा होगा उसके साइड में जैसे आपने थ्योरी पढ़ी होगी उसमें लिखा होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के परिणाम स्वरूप भारत सरकार का अधिनियम पारित हुआ था 1999 में, ठीक है। अब 1999 के बारे में अगर हम बात करें, 1909 के बारे में मैं बात करूं पहले, यहाँ पे देखो 1909 के बारे में बात करूं, इसे 1909 को इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। 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 1909 क्या है, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपका 1858 के बारे में, 1858 के बारे में, तो 1858 इस अधिनियम में जो है कंपनी का शासन तो मेरे भाई समाप्त हो गया। अब सीधे भारत की जो बागडोर थी, सीधी भारत की जो बागडोर थी डायरेक्टली ब्रिटिश के हाथों में आ गई थी। मतलब ये मान लो कि ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज थे, उन्होंने कंपनी सब बिल्कुल उनका समाप्त, कंपनी के नाम पे बोलबाला उन्होंने समाप्त कर दिया था। सीधा जो भारत का जो कब्जा करना था, जो उस पर अधिकार करना था, उस पर शासन करना था, वो सीधा अपने अधीन कर लिया। इसी अधिनियम के अनुसार अब बात करेंगे 1919 के बारे में। तो 1919 के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे, 1919 के बारे में बात करेंगे। देखो 1919 के बारे में बात करेंगे, तो 1919 के बारे में आपको बता दूं, 1919 की जांच के लिए 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग का गठन होना था। यानी कि 1919 के बाद, यानी कि 10 साल बाद अगर इसमें जोड़ दोगे तो 1929 में ही होना था, लेकिन इसे कर दिया गया ठीक 2 साल पहले 1927 को ही। कब कर दिया गया था? 1927 को ही कर दिया गया था। 1927 को ही कर दिया गया था। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं कि 1919 के अधिनियम की जांच के लिए 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग का गठन करना था। 1929 को करना था, लेकिन भाई 1919 के बाद 10 साल के बाद यानी 1929 ही तो हो रहे हैं, लेकिन हो गया 1927 में, जिसका नाम था साइमन कमीशन। जिसका नाम था साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो 8 नवंबर 1927 को हो गई थी। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। अब इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य, जिसमें एक जो अध्यक्ष था, इनका जो अध्यक्ष था वो था सर जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था मेरे भाई, ठीक है। अब इसकी अध्यक्षता में हो गया, अब जो है सर जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था। अब देखो मेरे भाई, अब एक यहाँ पे क्या करना, ये यहाँ पे क्या है कि साइमन कमीशन का विरोध तो होना ही था। अब इसी के साथ में कांग्रेस का मद्रास में अधिवेशन हुआ। मद्रास में एक अधिवेशन हुआ जिसका नाम था मद्रास अधिवेशन, ठीक। कांग्रेस हर साल बैठक बुलाती थी, अधिवेशन करती थी,
और अपने जो वाद विवाद थे उन पर चर्चा करती थी। आ गया है अभी लंदन में, ये अभी भारत नहीं आया, ठीक है। लेकिन अब इसका विरोध करना वो चाह रहे थे। उन्होंने सब में उसी जो मद्रास अधिवेशन में था, सब ने एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग के दौरान सारी बातें की। उन्होंने कहा था कि जैसे ही भारत ये आएगा इसका विरोध हम करेंगे। अब इसका विरोध करने का अहम कारण ये था कि इसमें कोई भी एक भी हिंदू नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज भर लिए थे। अब साइमन कमीशन अपने हिसाब से फिर तो और ज़्यादा प्रचंड हो जाएगा ये हमारे ऊपर भाई, ठीक है। कांग्रेस में दिग्गज तुम्हें पता है, पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मतलब कांग्रेस तो भाई अपने हिसाब से चल रही थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही ये आए तो इसका विरोध करना है। तो चलो ठीक है। अब भाई साहब 8 नवंबर 1927 को ये भी लंदन में ही है। अब जो भी ये आया भारत में, जब ये आया तो भारत में ये आया साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था। तो सबने इसका विरोध किया, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस आओ। ये मुंबई में आया था, कहाँ आया था? मुंबई में, ठीक है, मुंबई में आया था। तो सबने इसका विरोध किया कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है। इस समय जो भारत में सचिव था, इस समय जो भारत का सचिव था वो था लॉर्ड बर्कनहेड, इसका भारत में सचिव था। तो इसने सभी नेताओं को, सब कांग्रेस को, ठीक है, या उपस्थित सभी जो लोग थे उनसे कहा, उन्हें एक चुनौती दी और उनसे कहा कि आप सभी जितने भी पार्टियां मिलकर एक मसौदा तैयार करो, सभी मिलकर, और उस मसौदे में एक भी पार्टी, एक भी नेता अलग नहीं होना चाहिए। आप सभी एकत्र होकर एक मसौदा तैयार करो, और अगर आपने उस मसौदे को अपना लिया तो हम ये साइमन कमीशन वापस ले लेंगे। हम मतलब जो आप जैसे आप करोगे हम उसमें एग्री हैं। अब उन्हें तो पता था फूट डालो और राज करो, तो भाई सारे हथकंडे उन्हें आते थे। उन्हें पता था कि ये किसी भी कीमत पर एक हो ही नहीं सकते, तो ये तो हमारा चलना ही चलना है। तो कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया कि हमें ये चुनौती स्वीकार है। उन्होंने सभी पार्टी दल के नेताओं से विचार विमर्श किया और उन्होंने टाइम ले लिया कि चलो कोई नहीं, हम आपको एक अपनी रिपोर्ट देंगे इस पर, वो करने के बाद में। तो इन्होंने क्या किया, एक पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय समिति का गठन किया, ठीक है, जिसमें कुल अध्यक्ष जो थे वो पंडित मोतीलाल नेहरू थे। अध्यक्ष जो थे वो पंडित मोतीलाल नेहरू थे, प्लस 10 अन्य थे। अध्यक्ष के रूप में थे तो बहुत सारे लोग, लेकिन एज अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। अब मैं इसके बारे में बात करूं तो इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, नेहरू रिपोर्ट जो दी थी वो दी थी 10 अगस्त 1928 को, ठीक है। अब भाई साहब क्या हुआ, इसी के नेहरू रिपोर्ट के विरोध में ही जिन्ना ने अपना 14 सूत्री कार्यक्रम बहुत सारी मांग रखी थी इसमें। अब वो मांग पूरी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि जिन्ना भाई इस चीज़ से पूरी तरह से असंतुष्ट था। तो जिन्ना ने क्या, अपना एक 14 सूत्री कार्यक्रम अलग बनाया और वो पेश किया इन्होंने 29 मार्च 1929 को। 29 मार्च 1929 को। तो कहने का मतलब ये है कि नेहरू रिपोर्ट भी विफल हो गई। नेहरू रिपोर्ट भी मेरे भाई क्या होगी, विफल हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये मसौदा तैयार नहीं हो सका, ठीक है, क्योंकि फूट डालो और राज करो ये नीति चल रही थी। तो कहीं ना कहीं और फिर सबको फिर अपना अपना हित सोचने के बारे में मजबूर होना पड़ा, या मान लो कि वो चाह रहे थे कि ये हो, तो इस तरीके से, ठीक है। अब बात करेंगे 1935 के अधिनियम से। मेरे भाई 1935 का अधिनियम ये बहुत बड़ा अधिनियम है, अपने आप में सबसे बड़ा अधिनियम है, ठीक है। अब इसके अनुसार क्या क्या हुआ था, 1935 के अनुसार क्या क्या हुआ था मैं आपको बता दूं। इसके अनुसार मेरे भाई यहाँ पे एक तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, आपकी। एक RBI की स्थापना हुई थी। एक बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। बर्मा जैसे म्यांमार हम बोलते हैं, ठीक है, ये आपका अलग कर दिया गया था। और एक केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया था। केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। डाई आर की शासन जैसे बोलते हैं,
डायरकी शासन लागू हो गया था, ठीक है, डायरकी शासन लागू हो गया था। बहुत सारी चीज़ें हुई थी इसमें, और इसमें जो है शक्तियों का 3 बंटवारा हो गया। इसमें शक्तियों का 3 बंटवारा भी हुआ, जिसमें संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो ये सारे के सारे काम हुए थे 1935 के अधिनियम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो, सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के सामने एक आयताकार तालाब है जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। इस मंदिर का नाम क्या है? इस मंदिर का नाम है मेरे भाई, जो सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने बनवाया था, उसका नाम है मोढेरा का सूर्य मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर, जो कि 1026 से लेकर 1027 के बीच में बना था आपका, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, खुजराहों का सूर्य मंदिर जो है आपका, खुजराहों का सूर्य मंदिर जो है ये आपका चंदेल शासकों ने बनाया था। खुजराहों का सूर्य मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। खुजराहों का सूर्य मंदिर जो है चंदेल शासकों ने बनवाया था, जो कि एमपी में स्थित है। यही 64 योगिनी जो है ये भी आपका चंदेल शासकों ने बनवाया था, चंदेल शासकों ने ही बनवाया था। बात करूंगा कोणार्क का सूर्य मंदिर के बारे में, बात करूंगा मैं यहाँ पे कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है आपका, ये आपका जो बना, ये उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में है। और ये इसे ही हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं हम। और ये जो बनाया था नरसिंहदेव प्रथम ने, जिसे बनाया था नरसिंहदेव प्रथम ने इसे बनाया गया था। आप मुझे बताओ कि ब्लैक पैगोडा तो इसे बोलते हैं, व्हाइट पैगोडा किसे बोलते हैं? व्हाइट पैगोडा किसे बोलते हैं? व्हाइट पैगोडा किसे बोलते हैं? तो व्हाइट पैगोडा बोलते हैं जगन्नाथ मंदिर को, जगन्नाथ मंदिर को, जो कि पुरी उड़ीसा में ही है, ठीक है। पुरी उड़ीसा में ही है, पुरी, ये आप याद कर लेना। जगन्नाथपुरी मंदिर पुरी। दिस इज तो इम्पोर्टेंट बिकॉज पुरी से ही एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछा गया है, जो कि इसी में है, आगे आएगा, ठीक है, ठीक है। इसे ही हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, विश्व व्यापार संगठन WTO की सदस्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? WTO के बारे में मैं आपको बता दूं, WTO के बारे में मैं आपको बता दूं, WTO की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 में हुई थी। 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना हुई थी, और इसमें 164 सदस्य हैं। 164 सदस्य मतलब देश कितने हैं इसमें? देश की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 164 देश इसके सदस्य हैं। 164वां जो है अफगानिस्तान है। 164वां जो देश इसका जो सदस्य है वो अफगानिस्तान है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बात करूँ, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य जो विश्व में जो देश एक दूसरे से मतलब जो व्यापार कर रहे हैं उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है WTO के अनुसार, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है हमारे सबके बीच एक व्यापार का साधन है। व्यापार का साधन नहीं बोल सकते, ये मान लो कि सभी जो देश जो एक दूसरे से मतलब व्यापार कर रहे हैं, व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नियम और कानून जो होते हैं वो इसके द्वारा ही लागू होते हैं। तो इसमें से आपको बताना कौन सा कथन सही है। तो यह देशों के बीच केवल द्विपक्षीय व्यापार, द्विपक्षीय के बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं है कि देशों के बीच केवल द्विपक्षीय व्यापार समझौते, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। विश्व के सभी देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। विश्व के सभी देश कहाँ हैं? मैंने तो सिर्फ 164 सदस्य तो बताया है आपको, ठीक है। अगला है कि इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, नहीं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी, ठीक है। भारत में विश्व व्यापार संगठन, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो इसमें बचा क्या फिर ये, तो फिर यही इसका सही हो गया कि भारत ने विश्व व्यापार संगठन के प्रति दायित्वों के कारण व्यापार प्रतिबंधों को कम कर दिया गया, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, अगला तो इसी में है कि निम्न में से आरोही क्रम में वर्गीकरण पदानुक्रम की सही व्यवस्था बताइए। तो इसका ऑप्शन है आपका, देखो मैं आपको बता दूं यहीं पे, जीनस, ठीक है, जीनस, और ये देखो जीनस। तो स्पेसिस यहाँ से चालू होगा। ये स्पेसिस का मतलब होता है मेरे भाई, स्पेसिस का मतलब होता है प्रजाति, स्पेसिस का मतलब होता है प्रजाति, जीनस का मतलब होता है वंश, फैमिली का मतलब होता है परिवार, फैमिली का मतलब होता है परिवार, ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, क्लास का मतलब होता है वर्ग,
फाइलम का मतलब होता है संघ, और किंगडम का मतलब होता है जगत। ठीक है, तो ये है प्रजाति, प्रजाति के बाद वंश है, फिर परिवार है, परिवार का क्रम है, वर्ग, संघ, जगत, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, छोड़ने वाला है छोड़ दिया करो, कोई दिक्कत और परेशानी कोई कोई बात नहीं होगी। स्वतंत्रता के समय कौन सा क्षेत्र प्रमुख रोजगार सृजन क्षेत्र था? तो मेरे भाई देखो, सबसे ज़्यादा रोजगार जो देता है वो कृषि देता है, क्योंकि सेक्टर है ये प्राइमरी यानी प्रथम, ये प्राइमरी सेक्टर है आपका, ये प्राइमरी सेक्टर है यानी क्षेत्र प्रमुख रोजगार। ठीक है, ये सर्विस सेक्टर है, और सर्विस सेक्टर क्या है? ये थर्ड है, थर्ड सेक्टर इसे बोलते हैं। ठीक है, और औद्योगिक ये सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, ये प्राइमरी सेक्टर के जितने भी मतलब चीज़ें हैं वो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो सेकेंडरी में होती है, और प्राइमरी और सेकेंडरी को जो सेवा प्रदान करता है ये सर्विस सेक्टर, ये थर्ड ये वाला है। ठीक है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा तो ये तीसरा है। सबसे ज़्यादा अगर कोई कार्य दे रहा है या मान के चलो बेरोजगारी को समाप्त कर रहा है तो कृषि क्षेत्र में आता है। जैसे कि कृषि मतलब प्रथम सेक्टर है ये, जितने भी मछली पालन है, ठीक है, मुर्गी पालन है, जितने भी आलन पालन जितने भी वो कृषि क्षेत्र यानी प्रथम सेक्टर में जाते हैं। और सेकेंडरी सेक्टरिंग में जो सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग का होता है। विनिर्माण क्षेत्र प्रथम के जो चीज़ों को जो जैसे गेहूं से ब्रेड बनाना, चावल से बहुत सारी चीज़ें बनाना, ठीक है, लोहे से बहुत सारी चीज़ें बनाना, ये आता है सेकेंडरी में। और फर्स्ट को और सेकंड को जो सेवा प्रदान करता है वो है सेवा, यानी कि ये सेवा क्षेत्र, ये तृतीयक क्षेत्र है, इसे बोलेंगे हम तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो ये है मेरे भाई। अगला देखेंगे हम प्रश्न इसमें, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को आपको पता है कि मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। अब देखो, राष्ट्रीय आयुष मिशन 31 मार्च 2026 तक बढ़ा। यह योजना कब शुरू हुई? ये योजना 2014 में शुरू हुई थी। राष्ट्रीय आयुष मिशन 31 मार्च 2026 तक बढ़ गया है। ये 2014 में ही शुरू हुई थी। लगभग इसे 26-14-12 साल होने वाली हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा खनिज हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा हमारा कैल्शियम होता है, जो कि दांतों में, हड्डियों में 99% पाया जाता है। ठीक है, सेकंड पे इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो फॉस्फोरस पाया जाता है, फिर इसके बाद लोहा पाया जाता है, फिर इसके बाद तांबा पाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे इसके आगे। देखो, अत्यंत प्राचीन और विविध समूह स्फेनोस्पिडा, जिसे आमतौर पर हॉर्सटेल्स के नाम से जाना जाता है, का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन है? तो इसका जीवित प्रतिनिधि है आपका इक्विसेटम। क्या है? इक्विसेटम। ठीक है, ये बहुत सारे प्रश्न 50 के जरूरी नहीं 50 के 50 अटेम्प्ट करो, नहीं, कुछ छोड़ने भी होते हैं। ठीक है, कुछ छोड़ने भी होते हैं। अब अगला देखेंगे, 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली भारतीय महिला नर्तकी कौन थी? मेरे भाई अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये पद्म विभूषण मतलब ये सोनल सिंह मानसिंह, सबसे पहले इन्हें 2003 में पद्म विभूषण मिला था सोनल सिंह मानसिंह को सबसे पहले, और इन्हें 1996 में ही इन्हें पद्म भूषण मिला था। ठीक है, पद्म भूषण मिला था। सितारा देवी, और ये किससे संबंधित? सोनल सिंह मानसिंह, ये आपके भरतनाट्यम प्लस ओडिसी से संबंधित है। कैसे? ओडिसी से संबंधित है। ठीक है, रुक्मिणी अरुंडेल, ये आपकी भरतनाट्यम से संबंधित है। सितारा देवी आपकी कथक से संबंधित है। कैसे? कथक से संबंधित है। और आपकी शोभना नारायण, ये भी आपकी कथक से संबंधित हैं। ठीक है, और आप मुझे बताओ कि सबसे कम उम्र में पद्मश्री किसे मिला था? तो वो बैजंती माला को मिला था, जो कि भरतनाट्यम से ही संबंधित है। ठीक है, बैजंती माला को, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। 1991 में नई आर्थिक नीति NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, के तहत भारत सरकार द्वारा अपनाई गई उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम क्या था? तो NEP के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, NEP के बारे में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे NEP के बारे में बता दूँ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसे बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी। अब ये आई कब थी? ये प्रश्न बना है 1991 में। ये नई आर्थिक नीति कब आई थी भारत में? ये PYQ प्रश्न बना था दिल्ली पुलिस में। ये तो सारे PYQ है ही हैं, लेकिन ये भी बना है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ इसमें, ये इसमें नहीं पूछा लेकिन बना था। ठीक है, ये नई आर्थिक, इसमें तीन बदलाव किए थे। इसमें क्या 3 बदलाव किए थे? वो 3 बदलाव कौन कौन से किए हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, 3 बदलाव किए थे,
निजीकरण, 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 निजीकरण जैसे प्राइवेटेशन बोलते हैं, प्राइवेटेशन बोलते हैं, प्राइवेटेशन बोलते हैं जैसे, ठीक है। और एक वैश्वीकरण, एक वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। निजीकरण का मतलब होता है कि, निजीकरण का मतलब होता है जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारे जो व्यापार है, इसे हमने उदारीकरण, मतलब उदार बन गया भारत इसमें, कि जरूरी नहीं है कि एक सख्त बन के ही, मतलब आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में और बहुत सारी चीज़ों को ये आप बाध्यकारी बना दो तब जाके व्यापार, ऐसे व्यापार होगा ही नहीं मेरे भाई। तो कुछ हमें उदार भी बनना पड़ेगा। तो उदारीकरण लेके आए थे अपने उसमें। निजीकरण, प्राइवेटेशन, मतलब कुछ बहुत सारी कंपनी उद्योगों को प्राइवेट कर दिया गया। जरूरी नहीं है सारी की सारी भारत के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां तो उसको आप सरकार के अंडर ले लो, नहीं, ऐसे विकास नहीं हो पाएगा देश का। तो बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेट कर दिया गया, मतलब प्राइवेट स्तर पर, ठीक है। और वैश्वीकरण का मतलब भारत की जो इकोनॉमी थी उसे दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट कर दिया गया था, ये वैश्वीकरण है, ठीक है। तो आप भारत की नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत भारत सरकार द्वारा अपनाएगी उदारीकरण, निजीकरण। अब इसमें उदारीकरण और निजीकरण तो था ही, अब इसमें एक चीज़ और रह गया, क्या? उदारीकरण और निजीकरण तो रह गया, हो ही गया। अब इसमें एक चीज़ और रह गया, कौन सा? ये वैश्वीकरण। तो इसमें क्या है? वैश्वीकरण, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, वैश्वीकरण जवाब हो जाएगा। गोवा निम्न में से किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो गोवा आपके लिए लोहा और मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है, लोहा और मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है आपका, ठीक है। अंग्रेजी शब्द जगरनॉट जगन्नाथ नाम से आया, जिसका अर्थ है विश्व का, जिसका नाम है मेरे भाई क्या? जिसका नाम है विश्व का भगवान, नहीं, विश्व का भगवान। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो जगन्नाथ, मैंने अब बताया था ना अभी, पुरी में, ठीक है। जैसे ब्लैक पोड़ा, व्हाइट पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, व्हाइट पैगोडा के नाम से जाना जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो, उत्तर दक्षिण गलियारा जो सोलम चतुर्भुज सुपर हाईवे का हिस्सा है, किन दो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपका जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला देखेंगे, दिल्ली के सुल्तानों ने उस क्षेत्र के में कई शहर बनवाए जिसे आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा शहर उनके द्वारा नहीं बनाया गया था? तो देखो, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत काल जो है 1206 से 1206 से लेके 1526 तक चला था, 1526 तक चला था, 1206 से 1526 तक चला था। दिल्ली के सुल्तानों में से उस क्षेत्र में कई शहर बनवाए जिसे आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो सीरी का किला, ये आपका बनवाया सीरी का किला जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था ये, ठीक है। जहाँपना नगर, ये आपका जहाँपना नगर। और लालकोट और तुगलकाबाद, ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था, ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था, ठीक है। और लालकोट जो है ये आपका अनंगपाल ने बनाया था, अनंगपाल ने, जो कि अनंगपाल ने तो अनंगपाल तोमर ने बनाया था, अनंगपाल तोमर ने बनाया था, जो तोमर वंश का शासक था। तो इसका जवाब यही हो जाएगा। जहाँपना नगर जो बनाया था आपका, जहाँपना नगर जो बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी ने, सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखेंगे आप यहाँ पे, संविधान द्वारा राज्यसभा के मामले में किस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई? ये आपके आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आपकी बनाई गई थी। निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में हुई थी? 1885 में हुई थी। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और कैसे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मजबूरी में अंग्रेजों को करनी पड़ी थी। हालांकि अंग्रेजों के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वो कैसे? वो ऐसे हुई थी कि पहले लोग, जो जनता थी, वो डायरेक्टली अंग्रेजों के पास जाती थी समाधान करने, बात करने, बहुत सारी चीज़ों करने के लिए। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा? अपना बचाव सोचा। उन्होंने कहा कि हम इन जनता के बीच में ऐसी चीज़ खड़ा कर देते हैं जिससे जनता को डायरेक्टली हमारे पास नहीं आना पड़े, पहले इससे टकराए। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसने कर दी थी कि जनता को भी लगे कि हमारा एक कोई है नेता, हमारे सुनने वाला भी है यहाँ पे, तो वो भी खुश और हम भी खुश। तो इस वजह से ये राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इस समय लॉर्ड डफरिन जो है वायसराय थे, जिसका 1884 से 1888 तक कार्यकाल है। संस्थापक जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे इसके एलन साहब थे, ठीक है। पूरा नाम कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एलन साहब याद कर लो, ठीक है। डफरिन के शासनकाल में हुआ था। डफरिन का शासन, वायसराय डफरिन का टाइम था 1884 से
1888 तक, 1888 तक, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। 1884 से 1888 तक इसका टाइम पीरियड था, ठीक है। अब आगे देखेंगे भारतीय नृत्यों में कितने रस प्रस्तुत किए, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस प्रस्तुत किए गए थे, तो 9, ठीक है। हालांकि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार 9 हैं, ठीक है। 9वां छऊ है जो कि आपका सरायकेला छऊ, देखो एक सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ और आपका मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ। सरायकेला जो है ये आपका सरायकेला, ये झारखंड में, उड़ीसा में, ये झारखंड में तो है, हाँ। सरायकेला जो है आपका झारखंड में, ये आपका मयूरभंज जो उड़ीसा में, और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में, कहाँ में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये है आपका, और यहीं पे हम रखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये वीडियो इतना, तो थैंक यू सो मच मेरे भाई। यहाँ पे 25% मैंने कर दिए, अगला देखेंगे, टाइम मिलेगा तो लेके आएंगे। थोड़ा कमेंट ज़रूर कर दिएगा कि क्या बहुत सारी कमियाँ होंगी इसमें या नहीं होंगी, जैसे भी आपको लगे वो मुझे बता देना, बिकॉज दिस इज़ द काफ़ी टाइम के बाद आना हुआ है, बात करनी थी आप लोगों से और बीच में भी आना था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।